हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं विज्ञान कक्षा 6 के लिए। और इसके लिए चैप्टर 1 हमने अपनी पिछली क्लास में कवर किया था। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। चलिए चैप्टर नंबर 2 देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 था भोजन, यह कहाँ से आता है। चैप्टर नंबर 2 है हमारा भोजन के घटक। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, भोजन के घटक। भोजन किन किन चीजों से बनता है, या भोजन के घटक। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा उन्हें मानचित्र पर अंकित किया था। चैप्टर के लास्ट में, पिछले वाला जो चैप्टर हमने किया था उसके लास्ट में एक मानचित्र बनाने के लिए बोला गया था, जिसमें हम अलग अलग राज्य में जो चीजें खाई जाती है उसको उनके नक्शे के अंदर दर्शाना था। तो वो हमने क्रियाकलाप कर चुके हैं। अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है चैप्टर में। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर और भिंडी हो सकती है। तो हम अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं, हम ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अपम, मछली और सब्जियां हो सकती है। तो इससे कहा जा सकता है कि हमारे भोजन में बहुत सी विभिन्नताएं पाई जाती है। यहाँ पे क्रियाकलाप नंबर 1 दिया गया है। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन तो होता ही है। या तो हम चावल लेंगे, या फिर हम रोटी लेंगे, या फिर कोई भी अन्य ऐसा व्यंजन हम अपने आहार में जरूर लेंगे जो अन्न से बना हुआ होता हो। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल, मांस, कोई अन्य व्यंजन, सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा, अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, सारणी 2.1, इसके अंदर विभिन्न क्षेत्रों, राज्यों के कुछ सामान्य भोजन और उनके अन्न, सब्जियां, सारी चीजें दी गई है। जैसे कि क्षेत्र का नाम पंजाब, पंजाब के अन्न का व्यंजन कौन कौन से है, मक्के की रोटी है। दाल, मांस का व्यंजन राजमा है। सब्जी कौन सी वहां पर प्रयोग होती है, सरसों का साग। अन्य कौन कौन से व्यंजन वहां के प्रमुख है, दही, घी। इनके अलावा भी बहुत से होते हैं, ये क्या है कि मुख्य दिए गए हैं। ऐसे अगर हम आंध्र प्रदेश ले ले तो वहां पर अन्न का मुख्य व्यंजन क्या है, चावल। दाल, मांस का व्यंजन क्या है, अरहर की दाल, रसम। सब्जी क्या है, कुंदरू। अन्य व्यंजन क्या है, मट्ठा, घी, अचार। ये वहां के अन्य व्यंजन होते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि अलग अलग राज्य का जो अन्न का व्यंजन है वो अलग होगा, लेकिन कुछ न कुछ उनके भोजन में एक अन्न अवश्य सम्मिलित होगा। ऐसे ही दाल या मांस का कुछ न कुछ अवश्य सम्मिलित है। सब्जियों का कुछ न कुछ, जैसे यहाँ पे सरसों का साग हो गया, कुंदरू हो गया, कोई और अन्य सब्जी भी इनकी जगह पर जैसे टिंडे हो गए, भिंडी हो गई, सम्मिलित हो सकते हैं। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तो हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। अक्सर यही होता है कि अगर हम कहीं पे घूमने जा रहे हैं तो घूमने जाने के समय हम अपना जो रेगुलर खाना होता है वो नहीं खा पाते। सुबह का नाश्ता में अगर कोई डेली ब्रेड, दूध पीता है तो वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं हो पाता, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें वहाँ पर मिलता है वो हम वहाँ पर खा लेते हैं। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। जैसे कि नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति घर में रहता है, उनके घर पे सुबह को कुछ और बन रहा है, दोपहर को कुछ और बन रहा है, शाम को कुछ और बन रहा है। लेकिन अगर कोई बाहर रहता है या फिर ट्रैवलिंग ज्यादा करता है, ऐसे लोगों के लिए इस तरह से कि हर टाइम वो कभी कुछ खा रहा है फिर अलग से कुछ और खा रहा है, इस तरह की चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती है। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। विशेष प्रयोजन से यहाँ पे क्या तात्पर्य है, जैसे हमारे शरीर में क्या क्या कार्य होते हैं भोजन के। एक तो ऊर्जा देना, ऊर्जा देने के लिए हमें क्या चाहिएगा, कार्बोहाइड्रेट चाहिएगा। दूसरा हमारी जो मांसपेशियां है, शरीर का निर्माण है, उसके लिए चाहिएगी हमें। शरीर का निर्माण किस चीज से होता है, प्रोटीन से होता है, तो उसके लिए हमें दाल चाहिएगी या फिर मांस का भोजन चाहिएगा। तीसरा आता है शरीर की रक्षा करने के लिए, लड़ने की शक्ति है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, विटामिन और खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। तो ये सब चीजें हमारे लिए क्या है, भोजन में आवश्यक है। और इसीलिए कहा गया है कि विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की हमें आवश्यकता होती है।
विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या है? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। तो जो भी हमें भोजन बनाने के लिए जो कच्ची सामग्री होती है वो किन चीजों से बनकर बनती है? उसके संगठकों से मिलकर बनती है। और जो ये घटक होते हैं, जो आवश्यक घटक होते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए आवश्यक है, इनको क्या कहते हैं? हम पोषक पदार्थ कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। ये मुख्य पोषक पदार्थ हमारे भोजन में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश और जल भी शामिल होते हैं, जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। रुक्षांश क्या है? जो फाइबर मिलता है हमारे भोजन में, सब्जियों में मिलता है, जो छिलके वाली दाल है, छिलके वाले अनाज है, उनके अंदर से हमें फाइबर मिलता है, उसी को रुक्षांश कहा जाता है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक तत्व उपस्थित होता है। तो इसके लिए कुछ हम टेस्ट करके ये जान सकते हैं कि क्या इनके अंदर वो पोषक तत्व उपस्थित है या फिर नहीं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल होता है। कि अगर हमें विटामिन का या खनिज लवणों का परीक्षण करना है तो उनका परीक्षण काफी जटिल होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का, इनका परीक्षण हम सरलता से कर सकते हैं। आइए हम इन परीक्षणों को करके प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में लिखे। सारणी 2.2 नीचे दी गई है, देख लीजिए। इसके अंदर यहाँ पे सारणी 2.2 में क्या है? खाद्य पदार्थ, एक साइड मंड, प्रोटीन, वसा। मंड मतलब कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति की हम पता लगाएंगे, प्रोटीन की और वसा की। वापस चलते हैं। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होती है। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। तो हमें क्या क्या चीजें इसके लिए चाहिएगी? आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा विलयन और कुछ परख नलियां तथा ड्रॉपर की आवश्यकता हमें इसके अंदर पड़ेगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिखे। जैसे कि अभी बताया था कि जिसके अंदर होगा, अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसके नीचे यस कर देंगे, प्रोटीन है तो यस कर देंगे, और अगर वसा है तो यस कर देंगे, नहीं है तो उसको खाली छोड़ देंगे। इस तरह से हमें अंकित करना पड़ेगा। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि रसायन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं, क्योंकि वो कोई भोज्य पदार्थ नहीं है, केवल जांच करने के लिए प्रयोग होने वाले कुछ केमिकल्स है। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। अगर जो विलयन में, या फिर ये लगा लो कि जो हमें ये केमिकल्स चाहिए थे, आयोडीन चाहिए था, कास्टिक सोडा चाहिए था, अगर ये उपस्थित नहीं है, लैब में के अंदर नहीं है, तो इनको बनाया भी जा सकता है। इनको बनाने की विधि यहाँ पर दी गई है। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड शर्करा के रूप में पाए जाते हैं। तो देखना, ये दिए गए हैं इनको विलयन बनाने के लिए। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनेली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दे। अगर हमने जल के अंदर कुछ टिंचर मिला दिया आयोडीन का, तो उससे क्या बन जाएगा? हमारा तनु विलयन बन जाएगा, जिसको हम प्रयोग के लिए प्रयुक्त करेंगे। दूसरा है
कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से कॉपर सल्फेट का विलयन तैयार हो जाता है, जिसका हम प्रयोग परीक्षण के अंदर करेंगे। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। तो ये तीनों जो केमिकल थे यहाँ पे हम इस तरीके से इनको बना सकते हैं अगर ये उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर हमने कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए हमें मंड या फिर शर्करा के रूप में होते हैं तो उन्हीं का परीक्षण किया जाएगा। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। इसको देखेंगे हम क्रियाकलाप नंबर 2 में। मंड के लिए परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदे डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो जाता है। जैसे कि हमने कोई भोज्य पदार्थ लिया, उसके ऊपर हमें क्या करना है, जो तनु आयोडीन का विलयन था उसकी ड्रॉपर की सहायता से 2-3 बूंदे डाल देनी है। अगर उसके अंदर उसका कलर काला, बैंगनी या फिर गहरा हो जाता है तो मतलब उसके अंदर मंड उपस्थित है। जैसे कि यहाँ पर इसमें दर्शाया गया है चित्र के द्वारा। ये यहाँ पर आयोडीन का टिंचर है, इसको जल में विलय करके इसका तनु विलयन बना लिया। इसको ड्रॉपर की सहायता से यहाँ पे आलू को बीच में से काट कर उसके ऊपर डालेंगे तो ये गहरे रंग का हो जाएगा, क्योंकि आलू के अंदर मंड उपस्थित होता है। परीक्षण को किसी अन्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है और किसमें नहीं। जैसे कि हमने कच्चा आलू ले लिया, दूध, मूंगफली, हम कोई भी इस तरह की चीज इसके अंदर परीक्षण के लिए ले सकते हैं। उसके अंदर आएगा हमारा प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होगी। उसके बाद खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब आगे चलते हैं इसमें। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ की प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर हमने यहाँ पे क्या क्या किया था, सबसे पहले भोज्य पदार्थ लिया, उसका पेस्ट बनाया या फिर उसका चूर्ण बनाया। अगर वो सूखा है तो चूर्ण बना लिया, अगर वो थोड़ा सा गिल्ला है तो उसका पेस्ट बना लिया। पेस्ट को हमने या फिर चूर्ण को क्या किया, साफ परख नली में डाला, उसमें कुछ बूंद पानी की डालकर अच्छी तरह से मिला दिया। उसके बाद उसमें क्या करना है, हमें कॉपर सल्फेट का विलयन की 2 बूंदे और 10 बूंदे कास्टिक सोडा के विलयन की मिलाकर उसको अच्छी तरह से हिलाना है। अगर परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग में परिवर्तित हो गया तो उसके अंदर प्रोटीन की उपस्थिति है। अगर उसका रंग परिवर्तन नहीं होता है तो उसके अंदर प्रोटीन नहीं है। तो ये प्रोटीन के लिए परीक्षण हो गया। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण किया था। अब करते हैं परीक्षण वसा के लिए। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े से लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें कागज फट न जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? कागज को किसी प्रकाश के सामने लाए। क्या आपको कागज पर होने वाले धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? आगे देखो, अगर किसी भी खाद्य पदार्थ के अंदर वसा होगी तो वो क्या होगी, कागज के द्वारा सोख ली जाएगी। तो इसको करने के लिए क्या लेंगे, हम एक कागज का टुकड़ा लेंगे। कागज का टुकड़ा लेकर उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, कागज का टुकड़ा लेकर उसको हम एक पेपर के अंदर, जो छन्ना पेपर होता है या कोई भी साधारण पेपर के अंदर रखेंगे। उसको हल्का सा पीटेंगे उसको या फिर उसको दबाएंगे। अगर उसको पीटने से कागज के अंदर तेल आ जाता है तो उसके अंदर वसा उपस्थित है। अगर उसके अंदर बहुत कम मात्रा में है तो उसका ऊपर का पदार्थ हटाकर लाइट के सामने करके देखेंगे। अगर वहां से धुंधला प्रकाश दिखाई दे रहा है या फिर सामान्य कागज से अलग तरह का प्रकाश दिखाई दे रहा है उस जगह से, तो मतलब उसके अंदर वसा की उपस्थिति होती है।
कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इस पदार्थ को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए। बहुत बार जो थोड़ा सा गीला हो जाता है वो पानी की वजह से भी हो सकता है। उससे बचने के लिए क्या करेंगे कि उसको थोड़ा थोड़ा सा रगड़ेंगे कागज के ऊपर और फिर कागज को सुखा देंगे, क्योंकि वसा सूखने के बाद नहीं हटती है लेकिन जल हट जाता है। ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। ये हमने पढ़ ही लिया। तो अगर धब्बा उपस्थित है सूखने के बाद में तो मतलब उसके अंदर वसा की उपस्थिति है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित नहीं होते? इन प्रश्नों के उत्तर जानेंगे हम खाद्य पदार्थों के परीक्षण के उपरांत। हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि किस पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है, किसमें कार्बोहाइड्रेट और किसमें वसा। तो ये जानेंगे हम टेबल के अंदर। तो देखिए यहाँ पे टेबल दी गई है। कच्चे आलू में मंड उपस्थित होता है, प्रोटीन नहीं होती, वसा भी नहीं होती। दूध में क्या होता है? मंड नहीं होता, प्रोटीन होती है और वसा भी होती है। मूंगफली में प्रोटीन भी होती है और वसा भी होती है लेकिन मंड नहीं होता। बिना पका चावल का चूर्ण, तो उसके अंदर क्या होगा? मंड की उपस्थिति होगी, प्रोटीन भी उसके अंदर होगी, वसा उसके अंदर नहीं होगी। पके हुए चावल में भी जो कच्चे में थी वही सेम क्वालिटी रहेगी, वसा नहीं है, प्रोटीन है, मंड है। सूखे नारियल में क्या होगा? प्रोटीन होगी और वसा होगी, मंड उसके अंदर नहीं होगा। बिना पकी अरहर दाल के चूर्ण में प्रोटीन होगी, वसा नहीं होगी और मंड भी नहीं होगा। पकी हुई दाल में प्रोटीन होगी, वसा नहीं होगी, कुछ मात्रा में मंड भी उसके अंदर आ जाता है। किसी सब्जी का एक टुकड़ा, अगर सब्जी हमने गोभी की सब्जी ली है तो उसके अंदर हमारा मंड भी नहीं होगा, प्रोटीन भी नहीं होगा, वसा भी नहीं होगा। किसी फल का एक टुकड़ा, फल मीठे होते हैं तो उनके अंदर मंड की उपस्थिति होती है, प्रोटीन और वसा फलों में नहीं पाए जाते, पाए भी जाते हैं तो बहुत कम पाए जाते हैं। उबले अंडे के सफेद भाग में मंड नहीं होता, प्रोटीन होती है और वसा भी नहीं होते। अंडे का जो पीला भाग होता है वसा वहां पर उपस्थित होती है, सफेद भाग में नहीं होती। तो ये टेबल देखिए हमने कवर कर ली है। अब चलते हैं आगे। विभिन्न पोषक पदार्थ हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कहलाए जाते हैं। हमें ऊर्जा वसा से भी मिलती है और कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है, लेकिन हमारा शरीर अगर प्रयोग करे तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करेगा ऊर्जा के लिए, लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो फिर वसा का प्रयोग ऊर्जा के लिए शरीर करता है। ये देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत दिए गए हैं। शकरकंद है, आलू है, गन्ना है, पपीता है, तरबूज है, आम है, मक्का है, बाजरा, चावल, गेहूं। जितने भी अनाज होते हैं, आलू, शकरकंद होती है, मीठे जितने फल होते हैं वे सभी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। यहाँ पर ये दिए गए हैं हमारे वसा के स्रोत। वसा के स्रोत कौन से? मूंगफली हो सकती है, हमारे गिरी जैसे बादाम की गिरी हो सकती है, हमारे तिल हो सकते हैं, या फिर हमारे काजू हो सकती है, पिस्ता हो सकते हैं, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल। ये सभी जितने भी तेल, घी, वसा और जितने भी मेवे होते हैं ये सब वसा के स्रोत होते हैं। फिर आ जाता है हमारे
वसा के पादप जो ये थे हमने तेल बताए, तेल जितने तेल है और ये गिरी मूंगफली तिल है ये है पादप स्रोत। और जंतु स्रोत की बात करें तो जो मांस होता है, घी, दूध, मक्खन, अंडे, मछली, ये इसके जंतु स्रोत होते हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए प्रोटीन के स्रोत के बारे में, प्रोटीन के स्रोत में जो अगर वनस्पति स्रोत की बात की जाए तो चना, मूंग, तुअर दाल, जितनी भी दाल होती है, राजमा, छोले, सोयाबीन, फलियां जितनी भी होती है जैसे मटर की फली, सेम की फली, गुवारे की फली, ये सारे के सारे हमारे प्रोटीन के स्रोत होते हैं। मांसाहार की बात करें तो दूध, अंडा, मछली, पनीर, मांस, ये सब हमारे किसके स्रोत होते हैं? प्रोटीन के स्रोत मांसाहार में होते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता किस वजह से होती है? जैसे कार्बोहाइड्रेट की और वसा की आवश्यकता किस लिए? ऊर्जा देने के लिए है। और प्रोटीन की आवश्यकता किस लिए होती है? शरीर का निर्माण करने के लिए या नए मांसपेशियों का निर्माण करने के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए हमारे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक कहते हैं, मतलब कि वो भोजन जो हमारे शरीर की वृद्धि करता है, विकास करता है, वो प्रोटीन कहलाया जाता है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दांत और मसूड़े को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। इनमें से कुछ जो मुख्य विटामिन है, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो है ए, डी, ई, के। और जो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी और विटामिन बी। तो सारे विटामिन जो मुख्य है कौन कौन से हो गए? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जो ये यहाँ पे विटामिन बी हमने पढ़ा था, ये सिर्फ विटामिन बी नहीं, बी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि सिर्फ इसमें एक विटामिन नहीं, बहुत सारे विटामिनों का समूह है, जैसे B1, B2, B3, B6, B12, बहुत सारे होते हैं। विटामिनों की हमारे शरीर में अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी क्या करता है? एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है और रोगों से लड़ने की शक्ति हमें प्रदान करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों, दांतों के लिए आवश्यक होता है। कैल्शियम का उपयोग करने से हमारे शरीर की सहायता होती है। किसमें सहायता होती है? जो हमारे अस्थियों का विकास है, जो हृदय के धड़कना है, ये सारे कार्य कैल्शियम की सहायता से ही होते हैं। विभिन्न विटामिनों के भरपूर भोजन चित्र नंबर 2.6 में 2.6 से लेकर 2.9 में दिए गए हैं। जो यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, जैसे कि विटामिन ए जो कि हमारे आम हो गया, गाजर हो गया, पपीता हो गया, जितने भी हमारे पीले, गहरे, नारंगी या फिर लाल रंग के फल होते हैं उनमें सब में विटामिन ए पाया जाता है। उसके अलावा दूध और मछली के तेल में भी विटामिन ए काफी मात्रा में मिलता है। विटामिन बी, यकृत हो गया, हमारे जितने भी हमारे ऑर्गन मीट होते हैं या फिर जितने भी अंगों को, जैसे कि यकृत हो गया, लीवर हो गया, या फिर हमारे किडनी होगी, गेहूं हो गए, चावल हो गए, इनकी भूसियों में क्या पाया जाता है? विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन सी सबको पता है, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें तो मिलता ही है। उसके अलावा जो हमारा नींबू हो, आंवला हो गया, मिर्च होगी, अमरूद हो गए, इनके अंदर काफी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन के, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हमने देख लिए। अब देखते हैं आगे का। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र नंबर 2.10 में दर्शाया गया है। जैसे कि देखते हैं, ये आयोडीन का कुछ स्रोत है। क्या? पालक हो गया, मछली होगी, जितने हमारे समुद्री आहार जोन सा भी होगा, साथ में अदरक होगा, वो हमारा आयोडीन के स्रोत होते हैं। फिर यहाँ पे दिए गए हैं फास्फोरस के, दूध, केले, मिर्च होगी और जितने भी अनाज होगी, ये सारे फास्फोरस के स्रोत होते हैं। लोहे के, जितने भी गहरी हरी पत्तीदार सब्जी होती है, मांस होता है, एप्पल होता है, अनार होता है और हमारा ये पियर होता है, ये सारे के सारे लोहे के या फिर आयरन के स्रोत कहे जाते हैं। कैल्शियम के स्रोत क्या क्या होते हैं? दूध हो गया, तिल हो गया, अंडे हो गए,
और मखाने हो गए, ये हमारे कैल्शियम के स्रोत होते हैं। इसके अलावा जो हमारे चौलाई होती है, चौलाई के पत्ते होते हैं, इनके अंदर भी काफी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। सारणी 2.2 के प्रेक्षणों को लिखते समय यह बात अवश्य देखी होगी। जैसे कि हमने पीछे सारणी में बताया था कि जरूरी नहीं है कि एक खाद्य पदार्थ के अंदर एक ही प्रकार का पोषक तत्व हो। एक खाद्य पदार्थ में 1, 2, 3 या बहुत सारे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में निश्चित पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषक तत्व से अधिक हो सकती है। जैसे कि केले के अंदर भी हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है और हमारा चावल के अंदर भी, लेकिन अगर मात्रा की बात की जाए तो चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट केले की तुलना में अधिक मात्रा में पाया जाता है। उदाहरणार्थ, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, कार्बोहाइड्रेट का रिच स्रोत है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों की भी एवं जल की भी आवश्यकता होती है। आहारीय रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पाद से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। जितने भी हमारे कच्चे फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, या फिर छिलके वाली दाल होगी, बिना छना हुआ आटा होगा, ये सब क्या होते हैं, हमारे रुक्षांश के या फिर फाइबर के स्रोत होते हैं। फाइबर, आहारीय रेशे, रुक्षांश एक ही नाम है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, फिर भी यह भोजन के एक आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना वजह भोजन को बाहर निकालने के लिए शरीर की सहायता करते हैं। तो जो फाइबर का काम है, हमें कोई ऊर्जा नहीं देते, कोई शरीर का निर्माण नहीं करते। इसका कार्य क्या है? एक तो भोजन की मात्रा बढ़ा देते हैं। दूसरा, रुक्षांश की वजह से जो हमारे आहार नाल के अंदर भोजन ऊपर से नीचे जाता है वो आसानी से फ्लो करता है। फ्लो करेगा, साथ में रुक्षांश हमारे आहार नाल की सफाई करने का कार्य भी करते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। जो जल होता है, जल हम पीते हैं, जल भी हमें कोई ऊर्जा नहीं देता, लेकिन क्या है, हमारे शरीर का जितने भी क्रियाकलाप है वो जल के बिना संभव नहीं होते। साथ में जितना भी अपशिष्ट बनता है वो सारा जल के द्वारा ही बाहर निकाला जाता है, जल में घुलनशील अवस्था में ही बाहर निकलता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखिए कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। जैसे हमने दूध पी लिया, पानी पी लिया, पीने वाली कोई भी चीज होगी उससे हमें जल प्राप्त हो रहा। क्या किसी खाने वाली चीज से भी हमें जल प्राप्त होता है? बिल्कुल होता है। जैसे कि हम टमाटर खाते हैं, नींबू जैसा कोई फल खाते हैं, या फिर जितने भी हम ऐसे फल खाते हैं जिनके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा हो, जैसे कि तरबूज का एग्जाम्पल ले लो, तुम नींबू ले लो, संतरा ले लो, इनके अंदर जल की काफी मात्रा पाई जाती है, तो ये भी जल के स्रोत के अंदर ही आएंगे। यहाँ पर क्रियाकलाप दिया गया है। क्रियाकलाप नंबर 3, एक टमाटर तथा नींबू जैसा कोई फल ले, इसके छोटे छोटे हिस्सों में काट ले। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? सीधी सी बात है, गीले होते ही हैं हमारे हाथ। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यान पूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? बहुत से फल ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल सूखे होते हैं, जैसे कि जो हमारे ड्राई फ्रूट हो गए या फिर हमारे जो अखरोट हो गए। अधिकतर लेकिन जितने भी ताजे फल या सब्जी होती है उनके अंदर जल की मात्रा पाई जाती है। हम देखते हैं कि कोई खाद्य पदार्थ में जल होता है, कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डाल देते हैं, जैसे कि हम कोई भी गिल्ली सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, उसके अंदर हम पानी अलग से डालते हैं। फिर आएगा यहाँ पर संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में भी सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है।
जरूरी नहीं है कि हम पूरे दिन पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, हमारी भूख मिट रही है तो फिर उस आहार को हम संतुलित कह देंगे। संतुलित आहार वो आहार होता है जिसके अंदर सभी पोषक तत्व उपस्थित हो। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन भी होगा, फाइबर भी होगा, विटामिन भी होंगे, उसके अंदर वसा भी होगी। अगर ये सभी पोषक तत्व उसके अंदर सही मात्रा में उपस्थित है तो वो क्या कहलाएगा? हमारा संतुलित आहार। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना आवश्यक है। इस प्रकार के आहार को ही क्या कहलाते हैं? संतुलित आहार कहलाया जाता है। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार लेने की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? क्या ऐसा होता है कि अगर हम संतुलित आहार लेते हैं तो शारीरिक कार्य प्रभावित होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर हम संतुलित आहार लेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो हम शारीरिक रूप से भी अपने कोई भी क्रियाकलाप सही प्रकार से कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप खाते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित है। जैसे कि सुबह आपने क्या खाया, शाम को क्या खाया, दोपहर में क्या खाया, फिर उसके बीच में छोटे छोटे टाइम का गैप लेके आपने जो कुछ भी खाया उसकी एक सूची बनाइए और पता कीजिए क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, वसा भी है, विटामिन है, खनिज लवण, क्या सारी चीजें उसमें पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है अथवा नहीं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग, चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला अनाज व दालों से बना होता है। केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियों तथा इस प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। जरूरी नहीं है कि हमें संतुलित आहार खाने के लिए बहुत सारा खर्चा करना पड़े। हम कम खर्च में भी इस आहार को संतुलित व पौष्टिक बना सकते हैं। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम सब्जियों का छिलका उतारते हैं तो छिलके के आसपास की अगर मोटी परत उतारेंगे तो उसके विटामिन नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार जैसे कि नींबू का अगर हमें विटामिन सी लेना है, लेकिन अगर नींबू को हम गर्म पानी में डाल देंगे या फिर उसको उबाल देंगे, उबलती हुई सब्जी में डाल देंगे, तो फिर उसका विटामिन सी भी काफी हद तक नष्ट हो जाता है। पहले यह जानने के लिए उत्सुक है कि भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं, क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल होती है। कोई भी जीव हो, जंतु हो, जानवर हो, मनुष्य हो, सबको संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। गया है छिलका उतारकर यदि सब्जी और फलों को धोया जाता है तो संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जी और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दाल को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन व कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है और इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो इससे लाभदायक प्रोटीन व खनिज लवणों की हानि होती है। जैसे कि हमने चावल को उबाला, चावल के उबालने के बाद हमने बहुत सारे पानी में उसको उबाला और जो उबला हुआ पानी है वो फेंक दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसके जितने भी विटामिन होंगे वो सारे के सारे पानी में घुलकर बह जाएंगे। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फलों और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें, क्योंकि बहुत से जो विटामिन सी है अक्सर वो पकाने से या गर्मी के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। इसीलिए अपने खाने में जब भी नींबू का प्रयोग करें तो वो सब्जी के बनने के बाद करना चाहिए। इसीलिए खाद्य पदार्थ में कच्ची सामग्री का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पकाने से बहुत से विटामिन नष्ट हो जाते हैं, कच्ची सामग्री में भी उपस्थित होते हैं। और कच्ची सब्जियों में कैसे होते हैं, जैसे कि हम सलाद का प्रयोग अपने आहार में कर सकते हैं, वो कच्चे रूप में ही होता है। बूझों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीजें, समोसा, पूड़ी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसामुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। अगर ऐसा हुआ तो क्या ये ठीक था? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि ऐसा करने से वो व्यक्ति बन जाएगा एक मोटा व्यक्ति, और मोटे व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम आती है? बहुत जल्दी
बीमार हो जाते हैं, थक जाते हैं, कार्य करने में उनको परेशानी आती है। तो इसीलिए हमें सिर्फ ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक कटोरी हम कार्बोहाइड्रेट की जगह एक कटोरी वसा ले लेंगे तो फिर हम स्वस्थ रहेंगे, हमें ऊर्जा मिलेगी। अगर हम जरूरत से ज्यादा ऊर्जा को ग्रहण करेंगे तो हम क्या हो सकते हैं, हमारा वजन बढ़ सकता है। क्या आप सोचते हैं कि यह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता, बल्कि बहुत ही हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। जैसे कि वो पेट भर खाना तो खा रहा है, लेकिन वो प्रोटीन नहीं खाता, दाल बिल्कुल नहीं खाता है, मांस नहीं खाता है, दूध नहीं पीता है, केवल रोटी खा लेता है, ब्रेड ले लेता है, सैंडविच खा लेता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके आहार में प्रोटीन की कमी होगी। प्रोटीन की कमी होने की वजह से वो रोगी बन जाएगा। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाएगा। एक ही अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर को रोग या विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। जैसे कि ऊर्जा के अभाव में हो सकता है, प्रोटीन के अभाव में हो सकता है, किसी विटामिन के, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, डी की कमी से हमारा रिकेट्स हो जाता है। तो ये क्या है, सारे के सारे अभावजन्य रोग, जो कमी से होने वाले रोग है। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले पाता तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, उसकी वृद्धि रुक जाएगी, चेहरा सूज जाएगा, बालों का रंग उड़ जाएगा, त्वचा में बीमारी और पेचिश आदि की समस्या उसको हो सकती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी, क्योंकि ना तो उसको ऊर्जा मिलेगी ना ही उसको प्रोटीन मिलेगी जिससे कि उसका शरीर बन सके। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों तथा खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। जितने भी हमारे अभावजन्य रोग हैं उनकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं? अगर हम संतुलित आहार लेंगे, अपने भोजन में सभी पोषक तत्व लेंगे तो हमें किसी चीज का अभाव नहीं होगा, और अभाव नहीं होगा तो अभावजन्य रोग भी नहीं होंगे। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। ये टेबल दी गई है, इसमें देखो जो भी रोग वाली बताई थी मैंने तुम्हें, अभावजन्य रोग, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ मुख्य विकार। जैसे विटामिन ए की कमी से क्या होता है? क्षीणता, दृष्टिहीनता, इसको रतौंधी भी कह सकते हैं। क्षीणता को, रतौंधी में क्या होता है कि रात के समय जो दृष्टिहीनता है तो अंधापन आ सकता है, रात के समय कम दिखाई दे सकता है, आंख में के अंदर जो सफेद सफेद से जो काला वाला हिस्सा होता है आपका, वो सफेद रंग में बदल जाता है, जिससे अंधापन आ सकता है। लक्षण क्या है? कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है अगर लंबे समय तक विटामिन ए की कमी रहे। विटामिन B1 बेरी होता है। दुर्बल पेशियों और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है विटामिन B1 की कमी से। विटामिन सी, स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है? मसूड़ों से खून निकलने लगता है, घाव बढ़ने में अधिक समय लगता है, और साथ में क्या हो जाता है, जो होंठ होते हैं वो बहुत ज्यादा सूखे हो जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं उनके अंदर। विटामिन डी, रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना रिकेट्स की कमी से होता है, और ज्यादातर जो रिकेट्स होता है वो बचपन में होता है। कैल्शियम, अस्थियां तथा दंतक्षय मतलब दांतों का झड़ना, दांतों का गिरना। जितने भी अस्थियां होती है, दांत होते हैं, कैल्शियम की कमी में क्या होते हैं? कमजोर होना या फिर टूटने शुरू कर देते हैं। आयोडीन, घेंगा रोग हो जाता है। गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है। बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है, मतलब कि अगर बचपन से ही आयोडीन की कमी होगी तो जो व्यक्ति होगा वो
एक तरह से जैसे दिमाग उसका सही प्रकार से विकसित नहीं होगा तो फिर वो पागलों जैसा व्यवहार करेगा। लोहा, अरक्तता, कमजोरी इससे आ जाती है। यहाँ पे कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं। प्रमुख शब्द क्या क्या है? संतुलित आहार, वो आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं, संतुलित आहार कहलाता है। बेरी बेरी एक रोग है जो विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसमें हमारी पेशियां काम नहीं कर पाती या फिर हमें जो काम करने की ऊर्जा होती है वो नहीं रहती। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का पोषक तत्व है जो हमें अनाज से प्राप्त होता है। ऊर्जा, कार्य करने की जो क्षमता होती है वो ऊर्जा कहलाती है। वसा एक पोषक तत्व है जो हमें तेल, घी से प्राप्त होता है। खनिज भी पोषक तत्व है, जैसे कैल्शियम होगा, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, ये हमारे खनिज पोषक तत्व होते हैं। पोषक जिनसे हमें पोषण प्राप्त होता है वे तत्व पोषक कहलाते हैं। प्रोटीन एक पोषक तत्व है और जो हमें दालों से, मांस से, अंडे, मछली से प्राप्त होता है। नुकसान फाइबर होता है या फिर इसको आहारीय रेशे कहा जा सकते हैं, जो कच्ची सब्जियों से हमें अक्सर प्राप्त होते हैं और ये केवल पादप स्रोत से ही प्राप्त हो सकते हैं। स्कर्वी विटामिन C की कमी से होने वाला रोग है, जिसमें मसूड़ों से खून बहने लगता है, घाव लंबे समय तक नहीं भरते हैं। मंड क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। दो होते हैं, एक शर्करा और दूसरा मंड। शर्करा जो भी मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है, जो फीका कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम स्टार्च कह देते हैं, वो मंड होता है। फिर आता है हमारा विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन भी हमारे आहार में पाए जाने वाला मुख्य पोषक तत्व है, जैसे विटामिन A, B, C, D, E, K। तो यहाँ पे चैप्टर का सारांश दिया गया है। इससे पहले ये देख लेते हैं फोर्टिफाइड का ये सिंबल लगा रहता है, ये है FSSAI मानकों के अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है। खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकृत से अभिप्राय है कि मुख्य भोज्य जैसे चावल, गेहूं, तेल, दूध, नमक के प्रमुख विटामिनों व खनिजों को मिलाकर उनके पोषक तत्वों को उत्तम बनाना। तो यहाँ से को ऐसे समझने की जरूरत नहीं है। फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है कि किसी भी भोज्य पदार्थ में वो पोषक तत्व मिलाना अलग से जो उसके अंदर पहले से उपस्थित नहीं होता। जैसे कि सबने सुना होगा आयोडीन युक्त नमक, तो नमक के अंदर आयोडीन का क्या किया जाता है? फोर्टिफाई किया जाता है। इसी तरह चावलों के अंदर विटामिन का किया जाता है, जो पहले से पिसाया पैकेटबद्ध आटा आता है उसके अंदर भी विटामिन B का किया जाता है। दूध के अंदर विटामिन A, विटामिन D का फोर्टिफिकेशन अक्सर किया जाता है ताकि उनके पोषक तत्वों की पूर्ति की जा सके। तो यहाँ पे सारांश आ जाता है, इसका सारांश देख लेते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहार्य रेशे तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल की उचित मात्रा की उपस्थिति आवश्यक है। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक या अधिक पोषक तत्व की कमी से क्या हो जाता है? विशिष्ट रोग या विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें हीनता रोग कहते हैं। अगली वीडियो के साथ हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 के साथ में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें तथा चैप्टर वाइज वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।